दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो हम जिस तरह से कवर करते हुए आ रहे थे ल्यूसेंट फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज, उसका पार्ट 11 वीडियो है। इससे पहले 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको पार्ट मिल जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखा, वहां से आप लोग सारे पार्ट कवर कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट में देख लेते हैं क्या है। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करते हैं हर एक क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में इस जितने भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपने पढ़ रखा होगा 12th में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा होगा। तो स्पेक्ट्रम मेरे सामने ये है। तो स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग गामा रेज आती हैं, एक्स रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट आती हैं, और ये छोटा सा पार्ट रहता है विजिबल का, जिसको मैं यहां दिखा रहा हूं विव ग्योर की फॉर्म में, VIBGYOR, विव ग्योर की फॉर्म में। ये जितना भी आपको वेव्स दिखाई दे रही हैं, ये सभी की सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर गामा भी आती हैं, एक्स भी आती हैं, अल्ट्रावायलेट भी आती हैं, विजिबल भी आती हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और साथ में रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। अगर आप देखेंगे तो ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ मिलेगी रेडियो वेव्स की। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जब एनर्जी सबसे कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होगी, बट वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। और वहीं गामा रेज की बात करते हैं तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जब एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी, एंड दैट्स वाई वेवलेंथ सबसे कम होगी। अगर आप यहाँ देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 10⁻20 ऑर्डर में चल रही है, जबकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा कम चल रही है, 10⁻4। अगर यहाँ पर वेवलेंथ देखें तो वेवलेंथ यहाँ पर बहुत कम है, जबकि यहाँ पर वेवलेंथ 1000 मीटर तक है। ठीक है भाई, तो ये मतलब रहता है इन सब चीजों का। अब देखिएगा, इसमें आपको पता चल चुका है कि कौन कौन सी वेव्स इसके अंदर आती हैं। अगर इन वेव्स का आपको ऑर्डर याद करना है तो ऑर्डर मेरे हिसाब से याद कर लीजिएगा। वो ऑर्डर ये रहेगा, मैं इसको यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखा देते हैं ऑर्डर को, राइट में ले जाकर के मैं आपको इसका एक ऑर्डर, एक ट्रिक है मेरे पास, उस ट्रिक को आप समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है। वो ट्रिक ये है, गाओ एक्स यूं देखकर अब माइक्रो रेडियो। देखिएगा, हमारा सिर्फ यही क्वेश्चन करना मकसद नहीं है। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी का आंसर आपसे आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी का ऑर्डर बताया। अब देखिए, गाओ का मतलब होता है गामा रेज, ठीक है। वहीं एक्स का मतलब एक्स रेज, तो गामा रेज आ गया, एक्स रेज आ गया। यू का मतलब है यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज। देखकर मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम, तो विजिबल बोल सकते हो आप यहाँ, या फिर विव ग्योर बोल सकते हो। अब का मतलब होता है इंफ्रारेड। देखिए, अवरक्त होता है, इसका पूरा नाम होता है अवरक्त। अब देखिए, रक्त किस कलर का होता है? रक्त बोलते हैं ब्लड को, ब्लड होता है रेड कलर का, तो ये हो जाएंगी इंफ्रारेड, ठीक है। और ये माइक्रो है, माइक्रो ऐसे ही लिखा रहता है, और रेडियो भी ऐसे ही लिखा रहेगा। तो ये आपको ऑर्डर याद हो गया, गाओ एक्स यूं देखकर अब माइक्रो रेडियो। सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेज की, सबसे कम एनर्जी रेडियो की, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो की, और वेवलेंथ की बात करेंगे तो सबसे कम वेवलेंथ रेडियो की, गामा की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ आ जाएगी रेडियो की। तो ये सारा ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, किसकी वैल्यू ज्यादा है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, हमसे पूछा कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सॉरी, हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है।
देखिए बीटा, क्या बीटा रेज आई हैं इसके अंदर? नहीं आई हैं। क्या कैथोड रेज आई हैं इसके अंदर? नहीं आई हैं। क्या अल्फा रेज आई हैं इसके अंदर? नहीं आई हैं। एक्स रेज और गामा रेज आई हैं? बिल्कुल आई हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा एनडीए का क्वेश्चन था और आपने एक स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद कितनी जल्दी इसको अटेम्प्ट कर दिया। तो ये फायदा होता है कॉन्सेप्ट को समझने का। इसके बाद आता है कि द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट। देखिए बार मैग्नेट किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं वो आपको अच्छे से पता है कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पर जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं। अगर मैग्नेट के अंदर देखोगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाएंगी, जबकि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाती हैं। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट का मतलब कट नहीं करती हैं। ये प्रॉपर्टीज भी होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है भाई। अब इसका भी रीजन है कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। अगर मैं इनके डिटेल में जाऊंगा तो फिर वही लेक्चर लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि लेक्चर में ज्यादा डिटेल में जाए। तो यहां पर दे रखा द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट। पहला ऑप्शन इंटरसेक्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट। क्या अंदर इंटरसेक्ट करती है? बिल्कुल नहीं, गलत। इंटरसेक्ट करती नहीं है अंदर। इंटरसेक्ट एट न्यूट्रल पॉइंट, बिल्कुल कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट ओनली नॉर्थ साउथ पोल्स, नहीं। देखिए कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मैंने आपको बता दिया। ये भी एनडीए 2010 का क्वेश्चन था, इजी था। अगर आपको अच्छे से पता है ना तो एकदम बता दोगे। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन। देखिए पिछली वीडियो के अंदर मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको आप रो बोलते हो इसका फॉर्मूला होता RA/L। बट रो जो है ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसा ऑप्शन देखिएगा जिसमें ये लिखा हो कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। देखिए सी ऑप्शन देखिएगा, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है मटेरियल ऑफ द वायर ओनली। देखिए ये जो है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है वायर के, ना तो उसकी लेंथ पर करता है, ना तो लेंथ पर करेगा, ना एरिया पर करेगा और ना रेजिस्टेंस आर पर करेगा। किसी चीज पर नहीं करेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये स्पेसिफिक है, ये मोलिक्यूलर अरेंजमेंट के हिसाब से देखा जाता है। बट ये चेंज हो सकता है अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो। ठीक है, ये थोड़ा टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाता है, बट ये किसी एक ही मटेरियल के लिए सेम रहता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगर इसमें थोड़ा सा अपडेट आपको करूं तो ये हो जाएगा कि आपके पास लोहे की 2 रोड हैं। ठीक है, तो अब उनके रो सेम होंगे, चाहे उनकी लेंथ है अलग अलग हो, चाहे उनके एरिए अलग अलग हो। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी लेंथ और एरिया के हिसाब से अलग अलग होंगे। बट अगर यहां पर आप देखोगे, इनको 1 कह देते और इसको आप 2 कह दो। अगर यहां पर आप देखोगे लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस अलग होंगे बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि दोनों ही लोहे के बने हुए हैं, आयरन के बने हुए हैं। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है रो। ठीक है भाई। इसके बाद आता है आपके पास 104 क्वेश्चन, जिसमें कह रखा एक्स रेज आर प्रोड्यूस। देखिए एक्स रे की रिसर्च जो की थी सर रोंटगन ने की थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये कह रहा है व्हेन एक्स रे आर प्रोड्यूस, जब एक्स रे पैदा की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, तब क्या होता है। तो ये ऑप्शन देखने से पहले आप एक्स रे का एक बार डायग्राम देख लीजिएगा। आपके लिए मेहनत की है, डायग्राम निकाला है। एक्सरे देखिए ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये है हीटेड फिलामेंट। ये हीट करता है, जैसे ये हीट करेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को देखो, ये लिखा हुआ ना फ्रॉम कैथोड, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस टंगस्टन के टारगेट पर पड़ते हैं तो टंगस्टन के टारगेट पर पड़ने के बाद ये नीचे की तरफ को आ जाते हैं। अब टंगस्टन के टारगेट के पर पड़ने के बाद जब नीचे की तरफ को आते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन ये एक्स रेज में तब्दील हो जाते हैं। यही एक्स रेज कहलाती हैं जब टंगस्टन के टारगेट से टकरा के आते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, एक्स रेज कहते हैं। तो अल्टीमेटली एक्स रेज अगर आ जाए क्या होता है, तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आपको पता हो। और ये पर्टिकुलर पार्ट कौन सा है, ये एनोड है। इसके आगे टंगस्टन का टारगेट लगा हुआ रहता है, इससे टकरा के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एक्स रेज। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एक्सरे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो टारगेट होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है, तो ध्यान रखना आपको टंगस्टन का बना हुआ होता है। अच्छा, उस पर चार्ज कैसा होता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब वो एनोड होता है। तो यहां पर अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है, व्हेन एक्स रेज आर प्रोड्यूस हीट इज जनरेटेड एट द टारगेट। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है कि हीट जनरेट होती है। अब देखिएगा हीट कैसे जनरेट होगी, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस टारगेट पर पड़ते हैं,
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब टारगेट पर पड़ते हैं तो टारगेट के अंदर हीटिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोलिजन्स होती हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की, जिसकी वजह से ये हीट अप हो जाता है। ठीक है भाई, ये है। तो इसका मतलब क्या है, जब एक्सरे प्रोड्यूस होती है तो टारगेट पर हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि टारगेट किसको बोलते हैं। ये भी एनडीए 2010 का क्वेश्चन है भाई। ये पर्टिकुलर आपके पास जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ल्यूसेंट की, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये जनरल साइंस है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपके 12th से थोड़ा एडवांस है, मतलब थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन है, और 12th के तो हैं ही। तो अच्छे क्वेश्चन है, सबके सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो फर्जी हो। सबके पीछे कोई ना कोई जबरदस्त लॉजिक लगा हुआ रहता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा ये 12th में ही पढ़ा होगा आपने। 105 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना है कि कौन सा सच नहीं है, कौन सा सच नहीं है। पहला देखो, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन। बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन है पहला वाला पॉइंट। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअल में अगर आप मैग्नेट को सस्पेंड करते हो तो नॉर्थ इस तरफ आता है और साउथ इस तरफ आता है। ये मैग्नेट है, और ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये अर्थ के एक्सिस की, ये जो एक्सिस है, एक्सिस देखो बिल्कुल अर्थ के सेंटर से पास हो रही होगी। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लाइन है अर्थ के बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। इसको ऊपर तक निकालेंगे तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई अर्थ की। तो अर्थ जो है इसके अलोंग रोटेट करेगी, जो कि अर्थ के सेंटर से पास होकर जा रही है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और ये जो लाइन आ रही है बड़ी वाली चौड़ी वाली, तो ये जो है ये मैग्नेट का आपको ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा होगा कि ये मैग्नेटिक लाइन है जो नॉर्थ पोल पर जाके एंड हो रही है, और ये साउथ पोल सॉरी नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे जाकर टर्मिनेट होती है। तो नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन कर रही है। अब इस पर्टिकुलर लाइन में अगर मैग्नेट को रखोगे तो मैग्नेट का ओरिएंटेशन ऑब्वियसली इस तरह से निकल कर आएगा। अब देखिएगा बात चल रही है यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन की। अगर मैं अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस पर एक इमेजिनरी प्लेन की कल्पना कर लूं, इमेजिनेशन कर लूं कि भाई जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपने इस पर एक वर्टिकल प्लेन खड़ा कर दिया, यहाँ एक आपने अपनी तरफ को देखते हुए एक प्लेन खड़ा कर दिया यहाँ पर। अब ये प्लेन जो खड़ा किया है ये आपने अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर खड़ा किया, तो इसको बोलेंगे हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलेंगे आप? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है भाई। अगर मैं इस पर्टिकुलर मैग्नेट की जो एक्सिस है, तो मैग्नेट की एक्सिस तो ये कहलाएगी। अगर यहां पर आप एक प्लेन ड्रॉ कर दोगे, यहां पर एक प्लेन ड्रॉ कर दोगे, तो ये प्लेन जो कहलाएगा ये कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा ये। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होते हैं। तो ये पहली वाली डेफिनेशन जो थी वो थी मैग्नेटिक मेरिडियन की, बिल्कुल सच है। A vertical plane passing through the axis of freely suspended magnet is called magnetic meridian। तो मैग्नेटिक मेरिडियन वही तो होता है जो मैग्नेट की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करते हैं, वही तो मैग्नेटिक मेरिडियन होता। बिल्कुल सही है, पहला वाला पॉइंट सही है। दूसरा, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये वाला ज्योग्राफिकल मेरिडियन की डेफिनेशन बिल्कुल सही है। जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करोगे वही तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है, द डिग्री टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट अ मीडियम इज नोन एज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। रिलेटिव परमिएबिलिटी की डेफिनेशन है, द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नहीं भाई, रिलेटिव परमिएबिलिटी जिसको आप म्यू आर बोलते हैं, ये होता म्यू अपॉन म्यू नोट। तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है डायमेंशन लेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस मटेरियल की आपको परमिएबिलिटी निकालनी है उसको ऊपर रखना होगा, और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी से आपको डिवाइड करना होगा। अब जाहिर सी बात है, जो इसका यूनिट होगा वो इसका भी यूनिट होगा, तो सेम यूनिट से यूनिट कट जाएंगे। तो यहाँ पर म्यू आर की कोई यूनिट निकल के आएगी क्या? कोई यूनिट निकल के नहीं आएगी। जब यूनिट से यूनिट कट जाएंगे सबके सब, तो म्यू आर की कोई यूनिट निकल के नहीं आएगी। म्यू आर जो है वो है डायमेंशन लेस। अब यहाँ पर क्या कह रखा कि म्यू आर जो है डायमेंशन लेस नहीं है। भैया गलत। ये ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो ये होने वाला। बाकी तो सब ठीक है, बाकी सब सच है, लेकिन ये झूठ है। ठीक है भाई, हमसे यही पूछा कि कौन सा सच नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सच नहीं है। इसके बाद 106 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है 106 में,
अब कलर चेंज कर लेते हैं यार, कलर बहुत हो गया, रेड कलर यूज करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द पोजीशन ऑफ द इमेज। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। अगर आप कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है, जिसके बाहर पॉलिश वो भी होती है, और अंदर वाला सरफेस जो होता है, अंदर वाला सरफेस ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिएगा, अगर मैं मान लेता हूं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो आपको पता है ये फोकस होगा इसका फिर, और ये जो है इन्फिनिटी वाला पॉइंट है। एक बार डायग्राम ध्यान से देख लीजिएगा और आपको जबरदस्त क्वेश्चन बनने वाले हैं फिर इसके थ्रू। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। अब देखिएगा, मैं ऑब्जेक्ट को जो दिखाऊंगा वो रेड से दिखाऊंगा, जबकि इमेज को जो दिखाऊंगा वो मैं ब्लू से दिखाऊंगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ होता है तो आपको पता होना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ होता है तो इमेज जो बनती है फोकस पर बनती है और बहुत छोटी बनती है और रियल बनती है, और साथ में इन्वर्टेड बनती है, नीचे की तरफ को बनती है। दूसरे केस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ हो, मतलब यहां रखा हुआ हो। तो ये पहला केस ये था, दूसरा केस ये था, तो ये भी ध्यान रखना कि पहला केस का आंसर ये है। अब दूसरे केस का क्या होने वाला है ये देख लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता तो इमेज जो बनती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है और थोड़ी सी बड़ी बनती है। तो ये दूसरा केस निकल कर आ गया। अब तीसरा केस क्या कहता है, तीसरा केस में ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आकर खड़ा हो जाए तब क्या होगा। तो इस केस के अंदर पर्टिकुलर इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनती है। ठीक है भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये तीसरा हो गया। इसके बाद अगला आता है, रेड से दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया, फोर्थ कंडीशन। तो इमेज कहाँ जाएगी, अब इमेज आगे शिफ्ट हो जाएगी, इमेज यहां शिफ्ट हो जाएगी भाई, ये इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये फोर्थ केस हो जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता जा रहा है, इमेज बाहर की तरफ को शिफ्ट होती चली जा रही है और इमेज का साइज भी बड़ा होता जा रहा है। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद ये है कि ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पर रख दिया, पांचवा केस। ऑब्जेक्ट को आपने कहां रख दिया, फोकस पर रख दिया। तो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और साइज में बहुत ज्यादा बनेगी, जिसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा। इस वाले केस के लिए भी एम की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तीसरे वाले केस के लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो m इज इक्वल टू 1 है, जो ये बताता है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, सेम होगा। अगर इस दूसरे वाले केस की बात करें तो इमेज छोटी है और ऑब्जेक्ट बड़ा है, यहाँ पर m जो है 1 से छोटा निकल कर आएगा, क्योंकि m जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब इमेज छोटी है मतलब ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, तो वैल्यू आएगी 1 से कम। इस पर्टिकुलर पहले वाले केस की बात कर लेते तो यहाँ पर भी m जो है 1 से छोटा है। अब एक केस और बनता है जिसको डेंटिस्ट यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है पोल कहलाता है, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ हो। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ होगा तो इस केस में वर्चुअल इमेज बनती है और वो मिरर के पीछे की तरफ बनती है और इरेक्टेड बनती है। ऐसी खड़ी हुई इमेज को बोलते हैं इरेक्टेड इमेज। ठीक है भाई, ये इरेक्टेड इमेज बनती है। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 केस। और इरेक्टेड इमेज जो होती है वो हमेशा क्या होती हैं, वर्चुअल होती हैं। और ये बाकी जितनी भी आपने ब्लू से दिखाई है सबके सब क्या है, रियल इमेज है। इसको विंडो एक्टिव मांग रहा है यार, देखो कितनी प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर। तो ये रियल इमेज होती हैं सब की सब, जितनी भी ब्लू दिखाई है मैंने आपको ये रियल इमेज है, जबकि डेड डेड डैश वाली जो है ये वर्चुअल इमेज है। जिस तरह से हम शीशे के अंदर अपना चेहरा देखते हैं तो ये वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रखा था, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमसे पूछ रहा है तो बताओ इमेज कहाँ पर बनेगी। तो आपने ये अच्छे से देखा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही थी और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बन रही थी। ठीक है भाई, तो यहां से आंसर क्या निकल कर आएगा कि इमेज जो आएगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आएगी। कहाँ आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ऐसा ऑप्शन देखिएगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद देखते हैं 107वां क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर की रेडियस की अगर बात करने लगे, ये प्लेन मिरर है
तो प्लेन मिरर ऐसा माना जाता है कि ये किसी इनफाइनाइट रेडियस के सर्कल का एक पार्ट है। जो बहुत बड़ा सर्कल होगा जिसकी रेडियस जो होगी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, उसका छोटा सा हिस्सा लोगे तो ये प्लेन मिरर बन जाएगा। तो इसका मतलब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी। प्लेन मिरर की बात चल रही थी। 108वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेनबो अपीयर्स ड्यू टू, देखिए ये आपका 12th का कॉन्सेप्ट है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों की वजह से रेनबो दिखाई देता है। रेनबो का डायग्राम दिखा देता हूं आपको किस तरह से रेनबो बनती है। तो रेनबो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। भाई हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बट एक कॉन्सेप्ट के तरीके से। देखिए ये सफेद लाइट आई है, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आई यहाँ पर डिस्पर्जन हो गया, लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो गई। जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो नीचे की तरफ को दिखाई देगा, दैट इज वॉयलेट। और ये जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा, दैट इज रेड। जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा जबकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। ये बात भी ध्यान रखनी है भाई, बहुत पूछे जाता। अब देखिए यहां तो आपका रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में चली गई। बट अगर इस फेस की बात करें तो इस फेस पर जो हो जाएगा TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस से आ जाएगी। तो यहां पर जो हमारे पास आ रही है ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, तब जाके हमें रेनबो दिख रहा है। तो यहां पर रेनबो जो दिखता है बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। 109 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द स्काई अपीयर्स ब्लू, देखिए स्काई नीला ही क्यों दिखता है। ये नीला दिखने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि सनलाइट के अंदर जो है 7 कलर पाए जाते हैं। अब वो कलर सबसे ज्यादा फैलता है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। तो ब्लू कलर की एनर्जी होती है भाई साहब सबसे ज्यादा। तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है भैया जी वो ही सबसे ज्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, स्कैटर होने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए आसमान जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो मैं कई बार बता चुका हूं, यहां पर भी मैंने बताया था कि ब्लू कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ब्लू कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये बात भी ध्यान रखनी है। नीट तक में पूछा गया है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू स्कैटरिंग। 110वां क्वेश्चन है। द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फेयर इज ड्यू टू। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है भाई एटमोस्फेयर हमारी अर्थ ये है, इसके चारों तरफ एक एटमोस्फेयर होता है, ठीक है। इस एटमोस्फेयर में लाइट आने पर जो है ना ये पूरा एटमोस्फेयर के अंदर रोशनी फैल जाती है। तो ये डिफ्यूजन कहलाता है, लाइट का फैल जाना इस तरह से। तो ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि इस पर्टिकुलर एटमोस्फेयर में डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में फैला देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है डिफ्यूजन ऑफ लाइट, कि लाइट का फैल जाना। तो ये किसकी वजह से होगा भाई, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होगा जो इस पर्टिकुलर एटमोस्फेयर के अंदर लाई करते हैं। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने ईमानदारी से 1% भी इस पर्टिकुलर वीडियो से आपने गेन किया है तो आपको आपकी माँ की कसम है सब्सक्राइब करके जाना। चैनल को किसी भी तरह से क्लिक करो बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर ईमानदारी से आपने कुछ सीखा है तो, और नहीं सीखा तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी है सब्सक्राइब करें या ना करें। बट अगर आपने कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को सलाह भी दें वीडियो देखने की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।